सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं जो डिफरेंट केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय कॉन्केव मिरर, उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको एक पूरा टेबल ध्यान में रखना है, उसको एक सिस्टम से आप ध्यान करेंगे। उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका नेचर, साइज और ओरिएंटेशन, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा, जो पहला केस होगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, हमेशा फोकस पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पे। फिर पूछ रहे हैं नेचर कैसा होगा, साइज क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा। तो नेचर रियल होगा, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, और साइज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। फिर इसका जो आता है सेकंड केस आता है। सेकंड केस में अब देखो, इनफाइनाइट से लेके जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर तक जाने वाला है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के बाद जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन इन्फिनिटी की जगह एफ कर दीजिए, और सी कभी नहीं बदलता तो बिटवीन एफ एंड सी बन जाएगी। रियल इन्वर्टेड, और इस बार जो इमेज होगी वो डिमिनिश तो नहीं होगी लेकिन स्मॉल बनेगी। फिर जो थर्ड केस आता है उसमें ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है सी पे। ठीक है, अब इमेज भी जो बनती है वो सी पे बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और सेम साइज की होती है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है इतना इमेज का साइज होता है। फिर नंबर 4 आपका आ जाता है कि अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है बिटवीन सी एंड एफ। अब इमेज क्या बनेगी, तो सी को सी आप रखेंगे लेकिन एफ इन्फिनिटी से चेंज कर दीजिए। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है सी एंड एफ के बीच में तो उसकी इमेज बन रही है सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और अब जो है वो इमेज लार्ज होने लगेगी। ठीक, फिफ्थ नंबर आ जाइए। जब ऑब्जेक्ट की जो पहुंच जाएगा एफ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, एट एफ। ठीक है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, उसकी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। ध्यान रखना, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे, अब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और एन लार्ज, यानी कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज बनेगी। 6 केस आ जाता है 6 नंबर केस में, जब बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बीच में हो जाता है। तो अब की बार जो आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब इसका सब कुछ बदल जाएगा, नेचर वगैरह वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ऑब्जेक्ट से ये लार्ज होगी। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो है मूव करते हैं, इसके रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला रे डायग्राम बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला। ठीक है, पहला हमने ले लिया यहाँ पर, पहला केस। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी इमेज कहाँ मिलती थी, फोकस पे। ठीक, तो हमने याद करने के लिए एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ, फोकस पे। अब इसको सबसे पहले क्या करना है अपने को कि एक कॉनकेव मिरर बनाना है। फटाफट से कॉनकेव मिरर बना लीजिए। अब पता नहीं कि जो है इनफाइनाइट कहाँ होगा, हम जानते नहीं है, बहुत दूर कहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। फिर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है वो पैरेलल लाइट रे 2 हमने ले ली हैं, एक ये है एक ये है। और आपको मालूम है पैरेलल इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाती है, फोकस से। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये अगर आप सी मान लीजिए तो ये एफ हो गया और ये पी हो गया। तो पहले का रे डायग्राम बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद सेकंड नंबर केस में आ जाइए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ मिल रही है, बिटवीन एफ एंड सी। इसको लिख दिया,
और अब इसका जो है हम लोग फिर से रे डायग्राम इसका भी बनाएंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने के सबसे पहले मिरर बना लिया। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ये सी है, ये एफ है और ये पी है। ठीक है, अब इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट जो है इससे एक इमेज जो है लाइट रे है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। कहाँ से होके आएगी आपको मालूम है, फोकस से होके जाएगी, वापस दिख गया। दूसरी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और जहाँ मिलेंगे दोनों वहाँ पर इमेज बनती है। देखिए एक जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ए बी, उसकी एक इमेज इन्वर्टेड इमेज आपको छोटी इमेज दिख रही है, ए डैश बी डैश। आ जाते हैं थर्ड केस की बात करते हैं। तो अब आ जाता है थर्ड केस हमारा एट सी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, तो इमेज भी कहाँ मिलेगी, एट सी। ठीक, चलिए इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर एक मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर पे हमने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सी है, ये सपोज एफ है और ये पी है। तो एक लाइट रे आपने तो पहले ले ली जो कि कहाँ से होके जाएगी, आप जानते हैं फोकस से होके जाएगी। दूसरी आप फोकस से ले लीजिए, तो कहाँ से होके जाएगी आप जानते हैं, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। और ध्यान से देखेंगे तो सी वाले पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, यानी कि ए डैश बी डैश और ये ए और ये बी। ठीक, तो सेम साइज की इमेज आपको मिल गई। तो इसका अगला केस आता है, वो अगला केस आपका 4th नंबर आता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, बिटवीन सी एंड एफ और इमेज कहाँ मिल रही, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से वही काम करना है। हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करा, रे डायग्राम बना रहे हैं। अब हमारा मान लो सी ये है, तो एफ यहाँ कहीं होगा, ये पी होगा। और अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो ये सी और एफ के बीच में हमने रख दिया। ये राइट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और जो दूसरी वाली जो है वो इस तरीके से फोकस से जाएगी। तो ये देखिए जो मिल रही है वो इस तरीके से यहाँ पर कहीं मिल रही है। ठीक है, यानी कि बियॉन्ड द सी एंड इन्फिनिटी इधर कहीं होगा। तो सी और इन्फिनिटी के बीच में देखो अभी जो है इमेज यहाँ पर मिल रही है। और हमने बताया था चौथे केस में कि अब जो है इसके कंपेयर में जो है ये बी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज है वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक, जो इसके बाद 6 नंबर केस आ रहा है आपके पास, सॉरी 5th नंबर केस आ रहा है, उसमें एट एफ पे ऑब्जेक्ट है, एट एफ पे ऑब्जेक्ट और इमेज मिल रही है एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाना है अब हमको। अब यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं सी है, तो ये एफ होगा, ये पी होगा। और अब ऑब्जेक्ट पहुँच गया एफ पे, तो ये देखिए एक हमने पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से लौट गई, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए। अब देखिए ये कहाँ जा रही है, कहीं जहाँ मिलेंगे वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इन्फिनिटी पे कहीं पर मिलने वाला है। तो क्लियर हो गया ये डायग्राम भी। ठीक, तो अब इसके बाद आता है लास्ट केस, 6 नंबर है। 6 नंबर केस को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है उसकी, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, सी एफ पी। अब ऑब्जेक्ट पहुँच चुका है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका। अब देखिए एक हम लाइट रे ले जा रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से होके जाएगी, वापस फोकस से। और अब आप इसको पीछे मिला दीजिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दिया हमने। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बी डैश और ए डैश आपको यहाँ पर देखने को मिल गई।
ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश बन गया, ये ए बी ऑब्जेक्ट था। अच्छा, अब अभी जो मैं देख रहा हूँ वापस में, तो यहाँ पर बताते समय एक छोटी सी चूक मुझसे हो गई थी। वर्चुअल इरेक्ट एंड, यहाँ पर जो इमेज है आपकी वो लार्जर बनने वाली है। ठीक है, ठीक, तो लास्ट केस में 6 केस में जब फोकस एंड पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी बनेगी बिहाइंड द मिरर, और उसका साइज बड़ा होगा, ये बात अलग है कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ये लिखने में ध्यान नहीं रहा और ऐसा गड़बड़ हो गया। अभी मैंने जब डायग्राम ड्रॉ करा तो उसको एकदम से क्लिक करा तो ऐसा हुआ। खैर, तो ये आपको, अब आपके सामने सारे डायग्राम है जो कि मैंने खुद ड्रॉ करे हैं, और मेरे ख्याल से आपको सारे डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। और आपको भी ऐसे खूबसूरती से डायग्राम बनाने हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर बनाने हैं, बिकॉज हमारी आर्ट कुछ अच्छी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट के जो सेकंड आता है, जब जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या केस है उसको देख लें। सो अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जो है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो कुछ बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, और ये मैंने ड्रॉ करा है कॉन्वेक्स मिरर, उसकी बैक साइड पॉलिश्ड हो गई। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है, लाइट रे प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो जहाँ जाके मिलेगी वो फोकस हो जाएगा, और इसी के जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरी लाइट रे को ले जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जैसे लाइट रे जाएगी वैसे लौट आएगी, और जहाँ दोनों मिल रही है वहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमने बताया था बनती है। तो देखिए ये बड़ी से ऑब्जेक्ट की स्मॉलर एक छोटी सी इमेज यहाँ पर बन गई है। क्लियर हो गई बात? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट केसेस थे सारे जो आपको स्टडी करने बहुत ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको बना के, तब आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपने हाथ को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो बात आती है कि एक समय होता था कि जो एक फोकल लेंथ का इसमें जो है फार्मूला निकलता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, तो उसका डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन वो डेरिवेशन नहीं है, और अब ओनली जो है केवल इसका क्या बचा है? फार्मूला है। जो फार्मूला है वो हम आपको बता दें, फार्मूला है वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। तो वहाँ जहाँ पर f क्या है? f फोकल लेंथ है, u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रॉम मिरर, और v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज
फ्रॉम मिरर। ओके, तो ये डेरिवेशन अब आपके सिलेबस से हट गया है, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बना के दिखा भी सकता हूँ कैसे ये जो है डेरिवेशन किया जा सकता है। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन ऑफ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो एक डायग्राम पहले बनाना है सबसे पहले हमको, जिसमें एक हमने कॉनकेव मिरर बना लिया है। ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए फार्मूला सेम होता है, ज्योमेट्री बदल जाती है थोड़ी सी। तो अभी हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, अभी ऑब्जेक्ट जाएगा और ये फोकस हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो एक लाइट रे हमने ले ली है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही फोकस से लौटेगी, और दूसरी लाइट रे हमने ले ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको हमने मान लिया है ए बी, और इसको मान लिया है यहाँ पर ऐसे ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कितना हो गया पोल, और यहाँ पर एक हम चाहें तो नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। ठीक, और इस नॉर्मल को ओ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है कर दी हैं। अब कुछ चीज़ें और समझना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जो एफ पी है वो स्मॉल एफ माइनस की होगी। माइनस इसलिए क्योंकि अगर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो लेफ़्ट की सारी जो डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सारी डिस्टेंसेस पोल से लेनी है आपको। ठीक, यानी जो ओरिजिन है वो आपकी पोल है। अब एफ पी की वैल्यू आ गई माइनस का एफ। इसके अलावा अगली और कुछ बातें कर लें। जो बी पी की वैल्यू है, बी पी जो है वो आपका है माइनस का यू, और इसके अलावा जो ये बी डैश पी है ये है माइनस का वी। इसको आपको ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो पी सी दिख रही है वो आपका माइनस का आर हो गया, इसको आप माइनस का 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2 इंटू फोकल लेंथ। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको आपको डिराइव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो आप जो है ट्रायंगल देखिए इन फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है एक ए बी सी, एंड दूसरा दिख रहा है ए डैश बी डैश सी, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एक जो है 90 डिग्री का एंगल दोनों में है। अगर ऐसा है तो हम लोग जो रेशियो हैं वो साइड के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहें ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, तो आप यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी 1 नंबर बन जाएगी। फिर इसी प्रकार इन राइट एंगल ट्रायंगल आप ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर जो एक दूसरा बन रहा है एफ ओ एम या एम ओ एफ वो कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एम ओ एफ। ठीक है, यहाँ पर तो इसको देखिए, तो इसमें भी वही बात है, बी डैश 90 डिग्री है, ओ 90 डिग्री है, एफ पे एंगल वर्टिकल अपोजिट है, साइड के हम लोग रेशियो बराबर कर सकते हैं। यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन जो है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ इक्वल टू ओ एम अपॉन एफ ओ। ठीक है, ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर जो है कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ पर 2 इक्वेशंस आपने जो है अभी बना ली। ठीक, सो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ इक्वल टू एम अपॉन एफ ओ आ गया, और आप इसको ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, और इसको ओ एम की जगह हम लोग वापस ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एम और अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बी बराबर है, और एफ ओ को हम एफ पी लिख रहे हैं, दोनों का रीजन लिख दे रहे हैं। सिंस ओ एम तो आपको ए बी के बराबर दिखिए रहा है, ये देखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ओ बहुत करीब है ना पी के। ठीक, इसलिए हम लोग एफ ओ को क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। सो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको मेरी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और कर लीजिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर लीजिए यहाँ पर, और ये बी डैश एफ अपॉन एफ पी कर लीजिए, और इक्वेशन इसको 3 कर लीजिए। ठीक, अब इक्वेशन अगर आपने इसको 3 कर लिया है
सो इक्वेशन 3 कर लेने के बाद, ठीक है, आप इक्वेशन 1 को लिखिए फिर से, री राइटिंग इक्वेशन 1 अगेन, दोबारा से री राइट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन को। तो री राइट अगर आप करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन बी सी था, तो हम चाहते हैं इसको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू हम लोग अगर निकालें, ड्रॉ करें, तो बी डैश सी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो बी डैश सी अपॉन कितना हो गया, बी सी हो गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू आपके सामने आ रहा होगा। इसको इक्वेशन नंबर आप जो है 4 जो है मान सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, और इसकी लास्ट इक्वेशन नंबर 3 में भी वही था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू थी। तो दोनों को बराबर करा लें, तो लास्ट में जो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो वैल्यू थी वो आ रही थी ए आपके पास बी डैश एफ अपॉन एफ पी। तो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी बाई इक्वेटिंग 3 4, ठीक है। तो बी डैश एफ, अब बी डैश एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बी डैश एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसको देखिए। तो बी डैश एफ के लिए हमको डायग्राम जरा पुराना देखना पड़ेगा, ये रहा। तो बी डैश ये रहा और एफ ये रहा। अब बी डैश पी की वैल्यू कितनी है, जो इमेज बन रही थी वी थी, और एफ पी कितना है, एफ है। तो हम लोग चाहें तो इसको बी डैश पी माइनस एफ पी लिख दे सकते हैं। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी। तो लिख दीजिए बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अब बी डैश सी को ढूंढिए कहाँ है भाई, बी डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस बी डैश पी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी पी माइनस बी डैश पी अपॉन बी सी। चलिए सबकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो बी डैश पी की वैल्यू कितनी है भाई, बी डैश पी की वैल्यू है वी, एफ पी की वैल्यू एफ, साइन के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा। तो बी डैश पी की वैल्यू माइनस बी थी, एफ पी की वैल्यू माइनस एफ थी, एफ पी की वैल्यू फिर से नीचे माइनस एफ आ गई, सी पी की वैल्यू माइनस का आर हो गई, और बी डैश पी की वैल्यू माइनस का वी हो गई, और बी सी की वैल्यू यू हो गई। ठीक, बी और एक मिनट इसको जरा फिर से देख ले। तो बी पी माइनस सी पी आपने करा है बी सी निकालने के लिए। तो बी पी माइनस सी पी लिख लीजिए, यहाँ पर बी सी है ना, तो बी सी को आप बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं। तो बी पी की वैल्यू कितनी है भाई, यू, और सी पी की वैल्यू है आर। तो माइनस का यू माइनस माइनस का आर। ठीक, तो क्लियर हो गई बात। तो ये आप कर लीजिए, माइनस का वी प्लस एफ अपॉन एफ आ गया माइनस का। ठीक, इसी प्रकार माइनस का आर प्लस का वी अपॉन माइनस का यू प्लस का आर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो प्रीवियस स्टेप के बाद ये सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। इसके बाद मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको पूरा फटाफट जल्दी से, डेटा और टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने कराया तो माइनस का एफ इंटू माइनस का आर ही हो गया, प्लस का एफ इंटू आर, और ये माइनस का एफ इंटू वी माइनस का एफ वी। अब इसको हमने क्या करा, पूरा सॉल्व करा। जब सॉल्व करा तो लास्ट में यू वी माइनस 2 एफ वी इक्वल टू एफ यू और माइनस एफ वी। अब माइनस का 2 एफ वी को अगर आप इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 एफ वी माइनस एफ वी प्लस का एफ वी बचेगा। दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड करा दिया। जो हम चाहते थे वो रिलेशन को हमने डिराइव कर लिया। तो हमने इसको जो है बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर एक डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ही जो है हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसमें बस एक चीज़ रह जाती है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या है। तो जनरली कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, शॉप में जो ज्वेलरी की शॉप होती है वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है आपका जो रियर व्यू मिरर होता है कार वगैरह में, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। या वहाँ पर रोड पर वहाँ पर जहाँ पर शार्प टर्न होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का क्या करता है कि जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो है ये कवर करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हर बुक में आपको अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो
तो ये चैप्टर हमारा जो मिरर का पार्ट था वो यहीं पर फिनिश होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है जो आता है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट फोकाई। तो जो ये कॉन्जुगेट फोकाई क्या है, तो कॉन्जुगेट फोकाई का मतलब क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बदल दें, तो वहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो गए। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर ओ है और आई है, फिर आपने ये कुछ पोजीशन चेंज कर दी, तो वापस से अगर ओ की जगह आई मिल जाए और आई की जगह ओ मिल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। यानी कि अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट था पहली पोजीशन, उसकी इमेज दूसरी पोजीशन पे मिल रही थी, तो अगर हम इमेज को पहली पोजीशन पे रख देंगे तो ऑब्जेक्ट उसी दूसरी पोजीशन पे मिलेगा। ऐसे फोकाई को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। ये केवल कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिफ्लेक्शन का पार्ट था फ्रॉम स्फेरिकल मिरर यहीं पर फिनिश होता है। तो रिफ्लेक्शन की चर्चा करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल एक्शन को हम लोग ट्राई करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।